अब डेविड रोज जो सहाफी था वो डेली मेल का हिस्सा नहीं है। ये एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है। पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कोई सुरखरू हो गए हैं किसी आलमी लड़ाई के अंदर। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बार बार सुरखरू क्यों हो जाते हैं? पाकिस्तान में सुरखरू नहीं हो जाते, पाकिस्तान के मीडिया में सुरखरू हो जाते हैं। मीडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी अहमियत ही खत्म होती जा रही है, और ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उसने तो अब देखना ही छोड़ दिया है इनको। हज़ारों पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इससे असरअंदाज हो रहे हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची हुई है, क्यों पहुँची हुई है? इसहाकडार कहते हैं इसलिए पहुँची है कि मिफ्ता इस्माइल 6 माह हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए रहे, तो जब रुपए की कदर के अंदर इतनी तेज़ी से कमी आएगी तो उसका बराह रास्त असर जो है आपके ऊपर, अफरात ज़र के ऊपर आता है। बशमूल पाकिस्तान के देहात में सियासत करने वालों ने देखा कि किस तरीके से उनके गाँव के लोग, सिर्फ लाहौर के लोग नहीं, पिंडी के लोग, मुल्तान के लोग नहीं, गांव के लोग किस तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो एक बंदा हमारा नहीं टूटा है उसके बाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मौजूद हैं और बड़ी अहम बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले सिर्फ एक खबर है उसका पोस्टमार्टम कर दें, क्योंकि डेली मेल ने एक क्लैरिफिकेशन दी है। क्लैरिफिकेशन है यानी वजाहत उर्दू में आप कहें तो। उसमें उन्होंने जो खबर छापी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जून 2019 में, जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया की एक अदालत में डेफेमेशन सूट किया हुआ था, यानी हर्जाने का एक दावा उनका वहां पे था, और फिर उन्होंने बहुत जुर्माना भी वसूल करना था या हर्जाना वसूल करना था उस अखबार से। इसमें हुआ क्या, थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने केस किया, शहबाज शरीफ साहब ने सवालात उठाए, डेली मेल ने उन सवालात के जवाब ये जो मौजूदा साल है इसके आगाज में जमा करवा दिए। जब उन्होंने जवाब जमा करवा दिए तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जवाबुल जवाब जमा करवाना था, जिसके लिए वो टाइम मांगते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने केस को इतना डिले किया कि शहबाज शरीफ साहब को जुर्माना हो गया। मुबैना तौर पे वो जुर्माना शहबाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ा है, वो जुर्माना माफ नहीं हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 13 दिसंबर 2022 तक बाकायदा ये जवाब जमा करवाना था, लेकिन 13 दिसंबर से पहले ही डेली मेल की एक क्लैरिफिकेशन उनके अखबार के अंदर छपती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि नैब की हद तक जो हमारी खबर का एक हिस्सा था, नैब की हद तक वाले मामले पे वो अपनी खबर को गलत करार देते हैं और उसके ऊपर माजरत कर लेते हैं और उसकी वजाहत कर देते हैं। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कोई सुरखरू हो गए हैं किसी आलमी लड़ाई के अंदर, या इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि डेली मेल ने माफी मांग ली, डेली मेल गलत साबित हो गया, शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, शहबाज शरीफ के दुश्मनों को वो चित्त हो गए। इस किस्म की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया और अखबारात में हर तरफ छापी गई हैं। अब डेविड रोज जो सहाफी था वो डेली मेल का हिस्सा नहीं है। ये एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, जिसको आप अपनी जबान में मुकमुका कहते हैं कि अदालत से बाहर ही मुकमुका कर लो, यानी आपको और केस लड़ने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने उस अखबार से कोई जुर्माना वसूल नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने किसी किस्म के केस में जीत उनकी अनाउंस नहीं की। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ था वो भी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो फिर जीत किस बात की है? लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में छप रहा है। डेविड रोज क्या कह रहा है जरा वो आप देख लें। उसने ट्वीट करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से डेली मेल पर हत्या इज्जत के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंचने वाली खबर में इबाहम पाया जाता है। डेली मेल की तरफ से जारी करदा माफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर ये जो डेफिड था, एक इदारा, ये एक इदारा है जो पाकिस्तान में फलाई काम करता है, डेफिड की इमदाद की बड़ी रकम चोरी करने का इल्जाम उस वक्त नहीं लगाया जब वो वजीर आला पंजाब थे। अखबार ने दीगर इल्जामात के लिए माजरत नहीं की है, यानी अखबार के जो इल्जाम थे वो बहुत सारे, उनके अंदर एक नुक्ता सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की नैब में कार्रवाई चल रही है। ये वाला जो नुक्ता था इसको ये गलत साबित हुआ और इस पर उन्होंने कहा जी कार्रवाई नैब में नहीं चाहिए। नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि बाकी तमाम चीजें जो हैं उनके ऊपर माजरत नहीं की गई।
यानी अखबार ने दीगर इल्जामात के लिए माजरत नहीं की, जैसे कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक माजरत नहीं की गई कि इस खानदान ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की उसके ऊपर माजरत नहीं हुई। शहबाज शरीफ और अली इमरान ने दिफा में जवाबात जारी नहीं किए जो अंग्रेजी कानून के तकाजों के मुताबिक हों, यानी उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया उन इल्जामात का शहबाज शरीफ ने और अली इमरान ने अभी तक। तो दिफा खड़े हैं, वो जो चीजें जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे या इल्जामात लगे थे वो अपनी जगह पे खड़े हैं और ये अवामी दस्तावेजात हैं। अखबार ने शहबाज शरीफ अली इमरान यूसुफ को हर्जाने या अखराजात की अदायगी भी नहीं की। यानी अगर शहबाज शरीफ केस जीत गए हैं तो अखबार से कम जो अपने अखराजात हुए हैं वो ले लेते, क्योंकि 1 मिलियन पाउंड के करीब दोनों पार्टियों का खर्च हो गया है। शहबाज शरीफ साहब वो पैसा वसूल कर लेते, या फिर शहबाज शरीफ साहब कम से कम जुर्माना तो वसूल करते अगर वो केस जीतते तो ये है जी डेविड रोज का मौकिफ। और मैंने कल रात को भी आपको ये बताया था कि डेविड रोज से जब मेरे सोर्स ने बात की तो वो हंस रहा था और उसने कहा कि ये कुछ और है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो उसने फिर ये ट्वीट अब कर दिए हैं। मेरे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं। पहले हैं असद उमर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बार बार सुरखरू क्यों हो जाते हैं? हमारे मीडिया को इतनी जल्दी क्यों है कि इनको सुरखरू करना है फौरी तौर पर? थोड़ी सी तस्दीक करूंगा इमरान, पाकिस्तान में सुरखरू नहीं हो जाते, पाकिस्तान के मीडिया में सुरखरू हो जाते हैं। और यही मीडिया का किरदार या मीडिया के एक बड़े हिस्से का किरदार रहा है, जिसकी वजह से मीडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी अहमियत ही ख़त्म होती जा रही है। और ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उसने तो अब देखना ही छोड़ दिया है इनको, क्योंकि इतनी दफ़ा बार बार जब नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे एक झूठ जो है उसको बेचने की जब कोशिश की जाती है, जिस तरह वो इमरान खान साहब की घड़ी वाला मामला जो है उसमें भी कोई हर हफ्ते एक नया सच सामने लेकर आ जाते हैं, पुराने वाला झूठ साबित हो जाता है, कोई नई फेंट के कहानी चला देते हैं। जिस तरीके से इसके अंदर किया गया, ये शहबाज शरीफ वाली डेली मेल वाली जो स्टोरी थी, और ये तवातुर से इसके साथ होता चला जा रहा है, तो ये तो फिलहाल अपने ख्याल में ये बड़े अपने जो पीडीएम वाले हैं, ये बड़े बड़े हराम का पैसा रखने वाले सियासतदान जो हैं जिन्होंने हिस्सा खरीदा हुआ है, सहाफ़ी खरीदे में, ये अपनी तरफ से बड़ा कमाल का काम कर रहे, इनका असर ही होना खत्म हो गया, ये अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अब। नहीं देखें ना, शहबाज शरीफ साहब भी अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से सर झुका रहे हैं सुरखरू होने पर। उन्होंने कहा 3 साल तक इमरान खान और उसके साथी मेरी किरदार कुशी करते रहे, बेबुनियाद इल्जामात के जरिए मेरा और मेरे खानदान का मजाक उड़ाया गया, मगर मेरा अल्लाह पर गैर मुतजलजल ईमान था कि सिर्फ वही झूठ बेनकाब करेगा। पीटीआई की आदत को दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात मुतासर होने का भी ख्याल नहीं आया। अब इस किस्म की चीज़ें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो तो इसको कह रहे हैं कि आप लोगों ने सारा किया था और अब आप लोग झूठे साबित हो गए हैं, और शहबाज शरीफ साहब सुरखरू होने पर अल्लाह के हुजूर सर झुका रहे हैं। अल्लाह के सामने सर झुकाना तो अच्छी बात होती है, ये तो नेक काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, मजीद करना चाहिए। लेकिन मुझे इमरान ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो ट्विटर का अकाउंट है वो हैक हो गया और किसी तहरीक इंसाफ वाले के हत्थे चढ़ गया हो? क्योंकि सुना उन्होंने आज ट्वीटें की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो अगर किसी पीटीआई वाले के हत्थे चढ़ गया तो और बात है, अगर खुद उन्होंने ये किया है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वो उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि करप्शन ख़राब चीज़ होती है। हालांकि उनके बेटे जो हैं हमजा शरीफ, वो तो पाकिस्तान के नौजवानों को दर्ज दे रहे थे कि बेटा करप्शन होती है, होने दो करप्शन को। लेकिन अगर वालिद साहब इस नतीजे पे पहुंचेंगे करप्शन ख़राब चीज़ होती है, तो उम्मीद है कि वो अरबों रुपए जो अवाम का है, जो लूटा हुआ है, जो टीटीज़ के जरिए है, जिसके ऊपर मनो शवाहिद मौजूद हैं, वो कम से कम कौम को वापस लौटा देंगे। अब असद उमर साहब, इस मामले में डेली मेल ने तो कर दिया वापस, आपको लगता क्या है कि ये हुआ क्या होगा? यानी आप इतना तो, क्योंकि आप लोगों की नज़र तो होगी इस बात के ऊपर, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, एक्चुअली इस सारे केस में आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मतलब डेली मेल से ये गलती कैसे हुई? ये तो इमरान मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, एक बड़ी स्टोरी ये पूरा एपिसोड क्या है, ये जो अभी जो उनकी क्लैरिफिकेशन आई है वो वाली। अच्छा, ये जो है एक तो बेचारों को वैसे भी मौका कम मिलता है, तो उसके लिए वो छोटी छोटी खुशियां को भी कभी खबर मिलती है तो उसको भी ज़्यादा बढ़ा के बताने की कोशिश की जाती है। और थोड़ा सा इनके साथ ये भी होता है कि आप ये सिलसिला देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो नवाज शरीफ का वर्डिक्ट आया था,
उस केस की अंदर भी इन्होंने मिठाइयाँ खा ली थी, तो वो पहले जो है वो ज़्यादा शोर मच जाता है, उसके बाद जो है पता चलता है, हजीमत उठानी पड़ती है कि ये हुआ नहीं था। लेकिन इस वक्त जो अच्छी खबर की का फुकदान है, कोई पाकिस्तान में अच्छी खबर आ नहीं रही है, तो वो उस अच्छी खबर को तलाश के अंदर अगर एक छोटी सी चीज़ उनको मिली है, उसको इतना बड़ा, और ज़ाहिर है वो आपको पता है कि किस तरीके से चेन चलती है, व्हाट्सएप में मरियम नवाज के वहाँ से सहाफ़ियों को खबर जाती है, उधर से ट्वीटें होती हैं, एक ही वक्त के अंदर जो है वो ट्वीटें होती हैं, शाम उसके बाद टेलीविज़न उसको उठा लेता है, उनके चैनल्स उठा लेते हैं, और सारा दिन वही खबर चलती रहती है। वही हमने तमाशा दोबारा देखा है अभी होते हुए। असद उमर साहब, अब आ जाएं इकॉनमी की तरफ। इकॉनमी के बारे में बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान कोई भी पेमेंट्स नहीं कर पा रहा। इवन जो हमारे एविएशन के पैसे हैं, लगभग ये भी $1 मिलियन के अंदर हैं, वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जो ये पेमेंट्स नहीं कर रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको भी रोक दिया है। अब ये जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, एलसीज नहीं खोली जा रही। डॉलर्स के सीईओ ने अभी कहा है कि अगर हमारी एलसीज ना ओपन की गई तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि 2000 मजीद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दें। हम 50 करोड़ रुपया नुकसान हर महीने उठा रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर को एक डिप लगा है, लगातार कम हुए हैं, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं जिन पैसों को अब हम हाथ नहीं लगा सकते, वो दोस्त ममालिक ने सिर्फ रखवाए हुए हैं। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। अगर इसको आम आदमी के लिए आसान करें तो असद उमर साहब, हम किन हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त? ये आप समझ लीजिए, अगर मैं किसी के घर की मिसाल दूं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके पास ना बच्चे के फ़ीस के पैसे देने के लिए हैं। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग बीमार हो गया है तो उसको आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं उसके देने के लिए। जो बिल्कुल ज़रूरी जो काम है, आप बल्कि आप तो ये समझ लें कि दफ्तर जाने के लिए आपने जो पेट्रोल डलाना है मोटरसाइकिल के अंदर, उसके भी पूरे पैसे नहीं है, क्योंकि अब उन चीज़ों के ऊपर बात आ गई है जो ज़रूरी अशिया समझी जाती हैं, जो बिल्कुल नागुज़ीर समझी जाती हैं। जिस तरीके से जिस आपने मिसाल दी, मुल्क से बाहर लोगों ने ट्रैवल करना है, वो सारी एयरलाइंस जो है उनके करोड़ों डॉलर्स की अदायगियाँ जो हैं वो अब फंस गई हैं। आज ही मेरी दोबारा बात हो रही थी, एक फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने वाली कंपनी के, बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उनसे हो रही थी, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त ज़रूरी दवाइयाँ जो हैं, अद्वियात जो हैं, उनको बनाने के लिए जो खाम माल होता है उनकी एलसी नहीं खुलने दे रही। फिर एक और बिजनेसमैन वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मशीनरी की इंपोर्ट के लिए नहीं दिया जा रहा पैसा। जो एग्जैक्ट आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इस वक्त $6.7 अरब तकरीबन रह गए हैं हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं। $3 अरब के अभी सऊदी अरेबिया ने दोबारा रोल ओवर किया है। ये पैसा ओरिजिनल जिस वक्त ये आया था तो मैंने ही निगोशिएट किया था, तो मुझे पता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी ज़रूरियात के लिए। वो एक सिर्फ डिपॉजिट है ताकि आपके पास एक कुशन रहे, पड़ा रहे, वो देखने में नजर आए कि आपके डिपॉजिट खत्म नहीं हुए। $3 अरब वो हैं और $3 अरब चाइना का डिपॉजिट है। तो अमलन आपके पास इस वक्त डिपॉजिट खत्म होते जा रहे हैं और उसके नतीजे में चाइना वाला भी हम नहीं तरीके से कारोबार को रोका जा रहा है। जी, हमारे पास चाइना का भी एक डिपॉजिट है जो कि सिर्फ डिपॉजिट की सूरत के अंदर रखाया गया है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो तिजारत होती है उसके लिए आप अदायगियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो अपने रिजर्व के अंदर काबिल इस्तेमाल पैसे बचे हैं वो $70 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स हैं बस सिर्फ। वो ना होने के बराबर इस वक्त हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं, आप हज़ारों पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इससे असरअंदाज हो रहे हैं। और वो जो एक आम तौर पे इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो किसके लिए, टेक्निकल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो बाहर से हमने कर्जे लिए हुए हैं, उन कर्जों की अदायगी के अंदर ताखीर अगर हो या हम उसकी पेमेंट ना कर सकें तो उसको वो आम तौर पे डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। लेकिन ये जो तिजारत के हमने पेमेंट्स करनी है, जो सरमायाकारी पाकिस्तान में कर चुके हैं, उन्होंने जो पैसा यहां से कमाया है वो डिविडेंड की सूरत में बाहर ले जाना चाहते हैं, रॉयल्टी की पेमेंट जो है, ये भी अदायगियां ऐसी हैं जिनकी बैनुल अक़वामी कानूनी तौर पर आपके पास जिम्मेदारी बनती है और उनके ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। सूरत हाल यहां तक पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है? इसहाक डार कहते हैं इसलिए पहुंची है कि मिफ्ता इस्माइल 6 माह हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब ने आने के बाद जो फैसले किए
वो फैसले तबाहकुन फैसले थे। और जब मैं यानी कि मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो उस वक्त भी लंदन से बैठ के वो छेड़छाड़ करते रहे और उन्हें ठीक फैसले नहीं करने दिए। तो अब वो तो खुद उनके अपने जो दोनों वजीर खजाना है वो इस बात पर तो मुत्तफिक है कि तबाही हो गई है। सिर्फ दोनों में बहस ये है कि पहले वाले ने ज्यादा तबाही की या दूसरे वाले ने। नहीं, लेकिन असद उमर साहब अब देखें, डिफॉल्ट दो तरीके से होता है ना, जो हमने सादा सादा इसको आज तक स्टडी किया वो ये, या तो आप अपने कर्जे नहीं दे पाते, आपने दुनिया से जो पैसा लिया हुआ है आप वो कर्जा वो सूद आप अदा नहीं कर पा रहे होते, तो ऑलमोस्ट आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो रियासत है वो जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनके बिल क्लियर नहीं कर पा रही होती, यानी एलसीज नहीं खुल रही। लगभग 4.5 अरब अमरीकी डॉलर्स की एलसीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो क्या ये इन दोनों जगहों पे हम जाकर खड़े नहीं हो गए असद उमर साहब? जी, जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो अदायगियां हैं उसके ऊपर तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारा डिफॉल्ट हो रहा है। एक जो बहुत ही खतरनाक एरिया है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज्यादातर जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है वो टेक्सटाइल है। वो टेक्सटाइल का तो जो उन्होंने हशर किया है वो फैसलाबाद जाके आप किसी से पूछें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को किसी दिन अपने प्रोग्राम पे बुलाएं और उनसे पूछेंगे उनके साथ क्या तबाही हुई है। जहां ये 2018 में छोड़ के गए थे, जहां सरिये की कीमत के ऊपर मशीनरी बिक रही थी, उसके बाद हमारी हुकूमत आई, टेक्सटाइल के लिए पॉलिसीज लेके आए, 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, पूरी सनत खड़ी हो गई, शॉर्टेज हो गई। वहां पर हुनर के रखने वाले जो वर्कर्स थे दोबारा वहीं पे मशीनरियां बिकनी शुरू हो गई हैं, वही हालत हो गई है। और जो मुस्तकबिल का जो सबसे बड़ा हमारा आमदनी का जरिया हो सकता है वो आईटी की इंडस्ट्री है। जिस तरीके से इंडिया उसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा पावर बन गया है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक साल के अंदर 47% इजाफा हुआ, अगले साल 32% इजाफा हो रहा था, वहां पर मनफी हो गया है और वहां पे भी अदायगियां फंस गई हैं। और जो बड़ी बड़ी आलमी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान को अब अपनी लिस्ट से निकाल रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा फंस गया है पाकिस्तान के अंदर। असद उमर साहब, जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का जो टोटल आईटी का रेवेन्यू है वो सऊदी अरब के तेल के रेवेन्यू से बढ़ रहा है इस वक्त। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इतना ज़्यादा पैसा इंडिया इसमें कमा रहा है। पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा लंबे अरसे से, लेकिन आपके दौर में ये चीज़ कुछ ऊपर जा रही थी और इसको और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद थी, जो उस वक्त भी हम कह रहे थे। लेकिन अब इसका माइनस में चले जाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह। और 60% पाकिस्तान में इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स करती है, 60%। पिछले महीने 15% का उसमें ड्रॉप हुआ है और इस महीने जो अभी गुजरा है इसमें 25% का ड्रॉप हुआ है। तो ये कैसे रिकवर कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या अब हमारे पास, निकलना कैसे इसमें से? अच्छा, जरा से मैं एक्सपोर्ट के दोबारा आदादोशुमार कुछ दोबारा बता दूं मोटे मोटे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी 2013 से 2018 तक, वो पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है कि जिसके पहले साल में जब वो आए तो उनके आने से पहले जो आखिरी साल था उसमें जितनी एक्सपोर्ट्स थी उनके आखिरी साल में उससे कम थी। 5 साल के अरसे में एक्सपोर्ट्स कम हुई बढ़ने के बजाय। 2-3 साल की मुस्तकिल पॉलिसीज बनाने के बाद एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़नी शुरू हुई। और इमरान, लोगों को सुनकर ये खुशी होगी कि सिर्फ जो पिछला साल गुजरा था, यानी आखिरी एक साल था इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा का, उसमें भी 9 माह ही मिले सिर्फ, उस एक साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स में जितना इजाफा हुआ वो मुस्लिम लीग नून के 5 साल और पीपल्स पार्टी के 5 साल अगर मैं मिला भी दूं ना, उस 10 साल से ज्यादा, जितना उस 10 साल में इजाफा था उससे एक साल में ज्यादा इजाफा हुआ। जो आखिरी महीना था हमारा इमरान खान के वजीर आजम होने का आखिरी महीना था, उस वक्त हमारी 22 से 23% जो इजाफा हो रहा था हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की, और 17% इजाफा हो रहा था सर्विसेज, जिस तरीके से आईटी है और ये दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। आज वो मनफी हुआ हुआ है। कहां मजमूई तौर पे 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा और चंद माह के अंदर इतनी तबाही कि हम मनफी पे आ गए। लेकिन हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं और उसके बाद 2 साल 3 साल लगे थे इसको दोबारा चलाने के लिए, एक राह पर लाने के लिए। अब जो तबाही जो आ रही है, जो सबसे खतरनाक चीज हो रही है इमरान, वो मशीनरी तो खरीदी जा सकती है, लेकिन जो एतमाद दुनिया का टूट रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कि यार अगर इनके साथ तो कारोबार करो तो पता नहीं पैसा ही हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस एतमाद की ठेस जो लग रही है, इससे निकलने में अल्लाह जानता है कितना टाइम लगेगा। असद उमर साहब, एक ब्रेक हम ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और चीज़ें हैं
ये एतमाद बहाल तो तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर पहले लोगों का एतमाद बहाल होगा, और वो कैसे होगा, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, असद उमर साहब से हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। असद उमर साहब, अब जो मईशत की सूरत हाल है, डिफ़ॉल्ट पे शब्बर जैदी साहब तो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं डिफ़ॉल्ट, एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं देन व्हाट, फिर क्या? देखिए, उसके बाद जो सूरत हाल है आपके ज़ाहिर है उसके बराह रास्त असर पड़ता है रुपए की कदर जो है, और वो भी आपको पता है इस वक्त बिल्कुल मसनूई तौर पे इंटरबैंक मार्केट के अंदर उसको रोका हुआ है। 222-23 जो भी रेट चल रहा है इस वक्त, अगर आप मार्केट के अंदर जाएं तो 240, 250 रुपए के ऊपर, और वो भी बहुत छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर इस वक्त मिल रहा है। तो जिस वक्त 260 रुपए तक मिल रहा है डॉलर। खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो गया, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और सब इस वक्त ओपनली जो माहिरीन है वो कह रहे हैं 300 से ऊपर जाएगा। तकरीबन तमाम संजीदा जो माहिरीन है उनका यह ख्याल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बशमूल वो दालें जो हम खाते हैं, जो खुर्दनी तेल हमारे खाने के अंदर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हमारा जो पेट्रोल जिससे हमारी सब मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल जिससे किसान का ट्यूबवेल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, हमारी बसें चलती हैं, ये तमाम आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर वो इंपोर्ट की जाती हैं। तो जब रुपए की कदर के अंदर इतनी तेज़ी से कमी आएगी तो उसका बराह रास्त असर जो है आपके ऊपर अफरात ज़र के ऊपर आता है। और वही हमने पहले देखा, 45 रुपए की कदर के अंदर कमी आई डॉलर की निस्बत, और उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई आई जिस वक्त 45 रुपए कमी हुई थी। तो अगर आप सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर 70-80 रुपए और मजीद गिरता है रुपया तो कहाँ अफरात ज़र पहुँचने वाला है, पहली ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है। उसी के साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ ये है कि जब ये अफरात ज़र आपका बढ़ता है तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो शरह सूद बढ़ाता चला जाता है। और इस वक्त आपने देखा है कि जो हमारे वक्त में तकरीबन 6% होता था शरह सूद, वो 16% पे पहुंच गया है। और JP मॉर्गन एक आलमी बैंक है, उसने कल ही रिपोर्ट इशू की और वो कह रहे हैं कि कम से कम ये 20% पे तो पहुंचने ही वाला है। उससे जो है सरमायाकारी बिल्कुल रुक जाती है और उससे आती है बेरोजगारी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों को देखें, सबसे बड़ा पाकिस्तान में रोजगार का जरिया ज़राअत का जो हशर हुआ है, वो सब जानते हैं। इस वक्त किसी किसान से बात कर लें तो किस मुश्किलात का शिकार है इस वक्त किसान, और हमारी फसलें किस तरीके से बुरी तरीके से मनफी तौर पे मुतासिर हुई हैं वो सबको पता है। दूसरा, जो शहरी इलाके के अंदर सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है वो कंस्ट्रक्शन है। हमारी सीमेंट की खपत जो है वो 22% गिर गई है। तो उससे आपको नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सुकड़ रही है, यानी दिहाड़ीदार जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर बेरोजगार हो रहा है। सनतों में सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला टेक्सटाइल है, आपने खुद ही नंबर उसके बता दिए। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सुकड़ रही है, वहां पर भी दिहाड़ी की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते, दिहाड़ीदार की नौकरी वहां पर खत्म हो रही है। तो एक तरफ तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई बेरोजगारी, उसका जो माशी तो है ही है असर, उसका जो माशरती असर होने वाला है, होना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला उससे बचाए हमें सबको। अब हमारी तो सबकी उम्मीद जाहिर है यही है कि अल्लाह ताला किसी तरीके से बेहतरी पैदा करे, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसका तो कोई इरादा लग नहीं रहा। वो खुश हैं, उन्होंने अपने सैकड़ों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करा लिए हैं और वो डटे हुए, वो कह रहे हैं जी हम तो इधर नहीं छोड़ के जाने वाले कहीं। नहीं तो अब आपके पास क्या है, यानी अब वो तो डटे हुए हैं कि हम नहीं छोड़ के जाने वाले, तो यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी और आपकी साबिका हुकूमत भी थी, और लोग कहते हैं कि यू आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, अब आपकी बारी है, क्योंकि लोग आपको वोट डालने के लिए, जहां भी इलेक्शन हो रहा है आप जीत रहे हैं। तो आपकी हिकमत अमली क्या है? यानी आप चाहते हैं कि आप सूबों में असम्बलियां तहलील करके एक प्रेशर बनाएं, क्या आप इस काबिल हैं कि आप सूबों में असम्बलियां आप तहलील कर सकें? जी देखें, हम क्यों ये करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अब तो माशी एक्सपर्ट्स भी जो हैं, माहिरीन भी जो हैं, वो इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि जब तक आप एक नए इलेक्शन के ज़रिए एक फ्रेश मैंडेट पर नहीं जाते और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई हुई है मुल्क के अंदर, ये ख़त्म नहीं होती, आप इस माशी बहरान से निकल ही नहीं सकते। इसलिए ये हमारी सियासी ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क की इस वक्त माशी ज़रूरत है कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएँ।
उसके लिए इमरान खान साहब ने एक लीड की, एक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की शायद सबसे बड़ी तहरीक थी। जिस तादाद में पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल हुआ आज तक कभी पहले किसी ने देखा नहीं था, और उन्होंने जो हद्दुल वसा इसके अंदर किया जा सकता है बशमूल अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने के, वो उन्होंने किया। उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो अब ये फैसला किया गया कि अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं कि सियासी दबाव बढ़ाने के लिए और कम से कम मुल्क के एक बड़े हिस्से को तो हम इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। जो हमारे पास 2 असेंबलियां हैं उनका फैसला कर लिया गया है। जिस दिन फैसला किया था उसके बाद पहली जो नशरियात थी जिसके अंदर खान साहब ने अवाम के साथ बात की, तो उसमें उन्होंने कह दिया था कि दिसंबर के महीने के अंदर अंदर तहलील करनी है और रमज़ान से पहले इलेक्शन कराने। वो अभी भी वही सूरत हाल है। अभी हमारी 2-3 दिन पहले जो लीडरशिप की मीटिंग थी उसके अंदर भी यही फैसला हुआ है। पंजाब के ऊपर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब के पास परवेज़ इलाही का, चीफ मिनिस्टर साहब का एक दस्तखत शुदा डिसोल्यूशन का ऑर्डर, तहलील करने का ऑर्डर मौजूद है। कहते परवेज़ इलाही साहब आज भी यही हैं कि वो इमरान खान का फैसला है, वो अपनी ज़ाती राय ये देते हैं कि उनके ख्याल में अगले 3-4 महीने ये नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं फैसला इमरान खान का है। तो अभी तक तो हमारा, और इमरान खान साहब ने कल भी कहा कि उनको एतमाद है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। तो आपके सवाल का जवाब है क्या हम तहलील कर पाएंगे? जी, हमारा यही मानना है, हमारा यही यकीन है आज भी कि हम तहलील कर पाएंगे। इसमें देखें ना, परवेज़ इलाही साहब वो शख्स हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी को जब ज्वाइन करने जा रहे थे, ये उनका अपना एक खालिसतन पॉलिटिकल फैसला था। उस वक्त भी उन्होंने आर्मी चीफ से इजाज़त तलब की थी। एक छोटा सा मामला, उनका ज़ाती फैसला कि मैं इस पार्टी में जाऊं या ना जाऊं। ये फैसला करते हुए भी जो शख्स आर्मी चीफ से इजाज़त तलब करता है, वो असेंबलियों की तहलील का बड़ा फैसला क्या एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त तलब किए बगैर कर पाएगा? ये फेयर सवाल है। ये सवाल करना बनता है। देखें, मुस्लिम लीग काफ की जो सियासत रही है उसमें उन्होंने करीबी रिश्ता रखा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो इस बात को छुपाते नहीं हैं। वो तो वाज़े तौर पर इस बात की करते हैं। लेकिन वो एक जो पाकिस्तान का रिवायती सियासी पस मंज़र है, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत का, कि इस्टेब्लिशमेंट के अगर आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ हो, तो पंजाब की सियासत में आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये एक मानी हुई चीज़ थी। ये चीज़ पिछले 8 महीने में बदल गई है, और उसका सबसे बड़ा सबूत अगर मैं कोई दे सकता हूं तो हुकूमत बदलने से पहले तो जो हमारे लोग चले गए थे वो चले गए थे, लेकिन जिस वक्त हुकूमत बदली, अदम एतमाद का वोट हुआ, 10 अप्रैल को जिस तरीके से अवाम निकली, और उसके बाद लोगों ने देखा और पंजाब के सियासतदानों ने, बशमूल पाकिस्तान के देहात में सियासत करने वालों ने देखा कि किस तरीके से उनके गाँव के लोग, सिर्फ लाहौर के लोग नहीं, पिंडी के लोग, मुल्तान के लोग नहीं, गांव के लोग किस तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो एक बंदा हमारा नहीं टूटा है उसके बाद से, क्योंकि सब सियासतदानों को नजर आ रहा है कि आगे सियासत का मुस्तकबल जो जितना सामने नजर आ रहा है वो इमरान खान के साथ है। यही सियासी हकीकत इस वक्त PML-Q को भी नजर आ रही है। वो एक अलग सियासी जमात है, उन्होंने जो फैसले करने उन्होंने अपनी जमात की बेहतरी को देखते हुए करने, वो तरीके इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त उनका सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो इमरान खान के साथ उनको बेहतर नजर आएगा बनिस्बत इमरान खान के खिलाफ जाने के। देखिए असद उमर साहब, अब ये तो बारगेनिंग में वजीर आला पंजाब बने हैं ना। अगर आपके पास 186 पूरे होते तो आप कभी भी किसी दूसरी पार्टी को वजीर आला पंजाब नहीं बनाते, बल्कि अपनी पार्टी में से किसी शख्स को वजीर आला पंजाब बनाते या बुज़दार साहब को कंटिन्यू करते। अब ये वजारत आला उनके पास तब तक है जब तक ये हुकूमत है, ये बात वो भी जानते हैं। उन्हें पता है कि वो चाहे आपके साथ हों, चाहे वो हों मुस्लिम लीग नून के साथ, वजारत आला ये उनको आखिरी दफ़ा ऐसे मिल रही है। जब तक वो दोबारा इस सिचुएशन में या पोजीशन में नहीं आएंगे, उनको वजारत आला नहीं मिलेगी। तो वो क्यों चाहेंगे कि ये वाला टन्योर जल्दी खत्म हो जाए? अच्छा, ये तो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हम लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, और उससे पहले भी वो हमारा हुकूमत का हिस्सा थे।
लेकिन दो अलग अलग सियासी जमातें हैं और हर सियासी जमात जो है वो अपना हक रखती है कि वो अपनी लिए जो अपना मुफाद है उसको सबसे पहले उसको देखे और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले करे। अगर तहरीक इंसाफ के पास 186 अपने वोट होते तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अपना एक वजीर आला वहाँ पे पंजाब में रखा होता, लेकिन नहीं था। तो वो हमें नंबर पूरे करने के लिए हमने परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया, उससे हमारी हुकूमत बन गई। अब फैसला जो आपने करना है ना, जब मैं आप कह रहा हूँ वो PMLQ ने करना है। और ख़ास तौर पे मैं बोलूँ कि जो PMLQ की जो इस वक्त नौजवान नस्ल है जिसने आगे अपने 10 साल 20 साल 30 साल सियासत करनी है, अगले चंद माह के अंदर तो बेहतरी हो सकती है कि आप इमरान खान के साथ ना चलें, उनकी बात ना माने तो बेहतरी हो सकती है, लेकिन आगे के सालों की सियासत जो है ना उसका नुकसान हो सकता है। फैसला उन्होंने करना है। फिलहाल जो उन्होंने फैसला करके ऐलान किया हुआ है वो यही फैसला किया हुआ है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये फैसला इमरान खान करेंगे। मेरे ख्याल में कोई नजरियाती तौर पे नहीं, लेकिन सियासी हकीकत को देखते हुए ये उनका ठीक फैसला है। आपकी फीलिंग क्या है और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या इमरान खान वाकई में दिसंबर में असेंबलियां तहलील कर देंगे? सूबाई पूरी कोशिश कर देंगे कि तहलील हो जाए दोनों? जी, अभी तक तो इमरान खान साहब का जहन इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। वो उन्होंने कुछ कहा था और उसी वक्त ये बात हुई थी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात हुई थी कि वो टाइम लिया जाए, कुछ जो काम है जो ज़रूरी हैं तहलील होने से पहले उसको मुकम्मल किया जाए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुशावरती अमल था, लेकिन वो मुशावरती अमल तो 3-4 दिन में मुकम्मल हो गया था। KP की असम्बली के मेंबर्स के साथ, पंजाब असम्बली के मेंबर्स के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ, लेकिन यही टाइम फ्रेम पहले रखा गया था। अभी भी उसी की बात हो रही है। मैंने अभी तक किसी मीटिंग में इससे मुख्तलिफ बात नहीं सुनी उनसे। इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान से और अब खबरें आ रही हैं कि इसहाक डार साहब ने कहा कि मईशत की जो हालत है इस वक्त इंतखाबात में नहीं जाया जा सकता। उनका ये सोचना है कि मईशत इतनी बुरी हालत में है कि इंतखाबात में नहीं जा सकते, और आप ये कहते हैं कि मईशत बचेगी तब जब आप इंतखाबात में जाएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब इसके बीच में कोई मुज़ाकरात, बैकडोर चैनल कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के साथ या अभी तात्तुल है? नहीं, ये उनकी एक से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं सदर पाकिस्तान के साथ, और हमारी जो दायरा है, सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त एक आइनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो तो एक सालसी के किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से सदर साहब को यही कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक्त 1971 के बाद से बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। ये सियासी बहरान से पैदा हुआ, ये जो साजिश के ज़रिए हराम के पैसे के ऊपर ज़मीरों की बोली लगा के बैरूनी मुदाखलत करके जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उससे एक बहरान, सियासी बहरान जन्म हुआ। उस सियासी बहरान से माशी बहरान मुल्क के अंदर आया और अब वो एक माशरती बहरान के अंदर भी बदलता चला जा रहा है। और जब तक आप उसकी जड़ ठीक नहीं करेंगे, यानी उस सियासी बहरान की वजह ख़त्म नहीं करेंगे, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अगर इसके ऊपर हुकूमत बात करना चाहती है तो बिल्कुल हम उनके साथ इसकी तफसील और लवाजमात के ऊपर बात करने को तैयार हैं। इसके अलावा ये बात करना कि हम साथ बैठ जाएं और मईशत को के लिए क्या फैसले करने वो साथ मिलकर बैठ, आप तैयार हैं क्या? बातचीत हो रही है? 8 महीने बताते नहीं जी, इसके ऊपर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा ना कि हमने यही सुना है कि वो कहते हैं कि कोई मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, तो आप तो 3 साल 8 महीने बताते रहे हम नाअहल हैं, हम निकम्मे लोग हैं, हमें पता ही नहीं मईशत कैसे चलती है। तो हमारे साथ क्यों बैठ के बात करना चाहते हैं मईशत कैसे बेहतर करनी है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल 200 रुपए से कम का आपने डॉलर कर देना चाहिए था। आपको हमारी क्या जरूरत है? एस्टैब्लिशमेंट कर रही है सर राब्ते? नहीं जी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं जी, नहीं जी, कोई ऐसी बातचीत अभी नहीं हुई कि नए इलेक्शन की तरफ या किस तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। इस वक्त तक ऐसी कोई ठोस चीज़ हमारे सामने नहीं है, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। जी ठीक है असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बोल ने फर्स्ट टाइम अपना कोई ऐड बनाया, इश्तिहार, और उसकी तारीफ तो सुन रहे हैं। देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं इंशाल्लाह। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें
तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। ओ मौलाना। हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवां। हाँ साहब, आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। ओ मौलाना। हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।